स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा वीक होकर आया, क्योंकि ये पूरे हफ्ते की शुरुआत तो ठीक ठाक थी, कामकाज भी ठीक हुआ, लोअर लेवल से स्ट्रांग पुल बैक भी आया, लेकिन आज मार्केट्स ने शुरुआती गैप डाउन दी। गैप डाउन के बाद एक लेवल से पुल बैक, लेकिन फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद वो बिकवाली सेकंड हाफ पे और गहराई। इंडेक्स फ्रंट पर तो उतना डैमेज नहीं रहा जितना फर्स्ट हाफ में दिख चुके थे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जो डैमेज था वो सेकंड हाफ में प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ा और ज़्यादा बढ़ा। 1.5% के आसपास की बिकवाली रही मिड कैप इंडेक्स में, करीब 1.5% बिकवाली स्मॉल कैप इंडेक्स में। सीवियर डैमेज था आज बैंक्स के अंदर, इसमें मिड कैप बैंक्स टूटे। सीवियर डैमेज था आज आईटी में, मिड कैप आईटी जहां टूटा। मेटल में कुछ हद तक रिस्पाइट था, उतनी थी बेटर रिस्पाइट नहीं था, लेकिन ठीक ठाक कामकाज था। छोटे छोटे कई सेक्टर, शुगर, फर्टिलाइजर, लॉजिस्टिक, पेपर, ये सब में तो आज प्रेशर था ही। नए आईपीओज जितने भी थे, जोमैटो, उसके अलावा पेटीएम, नायका, कार ट्रेड, इन सब में एक भारी बिकवाली का दौर देखने को मिला और नंबर्स के बाद नायका तो ऑब्वियसली टूट नहीं था। अदाली विल्मर आज सुबह फिर एक कपर सर्किट पे गया, लेकिन ऑब्वियसली बात है 420 रुपये पे उसकी वो पेंडिंग कुछ डील्स थे, यानी कुछ पेंडिंग ऑक्शन हो गए थे शेयर का, जो 420 रुपये के आसपास एवरेज बैठ रहा था, तो 420 के आसपास से वो घूम के वापस नीचे आ गया और मोरलेस फ्लैट बंद हुआ। तो ऐसे काफ़ी इवेंटफुल डे रहा। रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा था मार्केट के पुल बैक में। इसके अलावा बैंक्स की तरफ से आज बैक एंड था, आईटी की तरफ से आज बैक एंड था, वरना मार्केट ठीक ठाक ही कामकाज करता हुआ दिख रहा था। कल जानकारों से बात हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि 16,600 अगर होल्ड 17,600 अगर होल्ड कर गया तो बाजार तेजी पकड़ेगा और 17,800 पार कर गया तो नया ऑल टाइम हाई कटेगा। नीचे की तरफ 17,300 एक क्रूशल जोन है, तो वो अभी नहीं तोड़ा मार्केट ने आज भी, तो इतनी कोई दिक्कत एज ऑफ नाउ नहीं है। एक दिन की आप प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे है तो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन शायद लोग ना लेकर जाएं, इसीलिए जितने भी सिस्टम में लॉन्ग थे वो थोड़े से अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़े। तो एज सच मार्केट में कोई कंसर्न नहीं, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज वीक थे और उसके तर्ज पे इंडियन मार्केट की शुरुआत वीक थी, तो मार्केट ने शायद इसको लॉन्ग साइड पर लेकर भी नहीं गए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, मेरा फेसबुक एज यूजुअल चलना बंद हो गया फिर से। एनीवेज, तो आज नेटवर्क का इशू चल भी रहा है। IEX पर सवाल आया है पहला। सर IEX को लेकर तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि रिसेंटली किसी ने, शायद आशीष जी थे हमारे साथ, जिन्होंने ये बोला था कि IEX के अंदर थोड़ी सी वीकनेस प्रिवेल करेगी टेक्निकली। फंडामेंटली तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे ट्रिगर हैं। पहला तो बहुत चला है, वैल्यू वाइज महंगा है। दूसरा, नंबर स्टेबल है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर नहीं है। तीसरा, स्प्लिट ओवर एडजस्टमेंट के बाद इक्विटी साइज बड़ा हो गया है, तो प्रॉफिट और डाइल्यूट हो गया है, तो वैल्यूएशन और स्ट्रेच दिखेंगी। तो इसलिए फंडामेंटली तो कोई सपोर्ट नहीं करता, टेक्निकली भी इसे वीक साइड पे मार रहा है। अगर आपके पास है तो आप बने रहेंगे, ऑब्वियसली बेचेंगे नहीं, अपनी पूरे पैसे की कमाई का है तो। और दूसरा, आप तेज़ी मिले तो आप एग्जिट कर जाएं। IEX, IRCTC वो शेयर जिन पे पहले ही मैंने कई बार कहा है कि इतनी बड़ी तेज़ी पकड़ चुके हैं कि ईज आउट होने के लिए लाजमी है। जब तक इनकी स्टीम नहीं ख़त्म होगी तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। NBCC उनका बेस्ट एग्जाम्पल था, तो आप इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। ओके, एक ही सवाल क्यों आ रहा है मेरे पास IEX और के ऊपर ही। एनीवेज, डायरेक्टर साहब से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि डायरेक्टर साहब प्लीज़ कुछ सवाल भेजें। उन्होंने शायद भेजे भी, हाँ भेजे भी हैं। अच्छा, पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो MRF पर है। 3 शेयर 69,400 खरीदे हैं। कृष्णा साहब, कंपनी में तो कंपनी तो ठीक है, टायर स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी है, तो मार्केट कैप के लिहाज से, शेयर के भाव के हिसाब से तो ठीक है। ये भी बात मैं मानता हूँ कि लाख रुपए का शेयर भी हो सकता है, क्योंकि फ्लोट है ही नहीं। कुल 40 लाख शेयर है, 75% प्रमोटर लिए बैठा है। ये जब तक F&O में है तब तक ही इसकी ना चलने की वजह है। जिस दिन F&O से बाहर हो गया, ऑब्वियसली बात है ये अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी नहीं है किसी के पास, तो उसमें बेचने के मौके कहाँ से आएंगे। तो बेचने के मौके सिर्फ इसीलिए बन पाते हैं कि F&O में है। हैविंग सेड दैट, अगर आप ये कोई दिक्कत नहीं है समय की, तो आप बने रहिए, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर आप में समय की दिक्कत है, पाबंदी है, पैसे की दिक्कत है इसमें, तो आप इतने बड़े शेयर में 3 पोजीशन लेने की वजह से अच्छा तो ओरेकल ले लेते हैं। कहीं अगर एटलीस्ट फर्स्ट पोजीशन तो डिविडेंड तो आपको देती रहती है ना, ये तो डिविडेंड नहीं देता, 3 रुपये का डिविडेंड दिया। तो इस तरह से आप सोच के चलिए। आप सेक्टर में जाना चाहते हैं और आपको समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप टाइम दे सकते हैं, तो आराम से बने रहिए। लेकिन अगर आप इस सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ डिविडेंड आता रहे ठीक ठाक, तो भैया ओरेकल एक बढ़िया कंपनी है, आप वहाँ से डिविडेंड ले सकते हैं।
ओके, ग्रोथ प्लस डिविडेंड शेयर। सुबिन साहब, दोनों का बहुत ही एक कॉन्ट्रा वो होता है। ग्रोथ वाले शेयर डिविडेंड ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि वो ग्रोथ दे रहे हैं, और डिविडेंड वाले शेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं दिखाते हैं कि वो डिविडेंड दे रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, आपने देखे ही होंगे कुछ बच्चे जो खेलने में अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में नहीं अच्छे होते, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं खेलने में नहीं अच्छे होते, कम लोग होते हैं, ऐसे विरला ही होते हैं बेसिकली। तो विरलाओं की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें आप डाल लीजिए TCS को। ये ग्रो भी करता है और डिविडेंड भी देता है, ठीक ठाक डिविडेंड देता है, ठीक ठाक ग्रो करता है। डिविडेंड के लिए आप प्योर डिविडेंड में अगर जाना चाहते हैं तो 4-5 नामों में आप ले लीजिए ओरेकल को, 200 रुपये डिविडेंड उसका साल का गिरता है हमेशा। PSU कंपनीज़ को, वो कंपनियां वैसे किसी काम की हो, मतलब रिटर्न में हो या ना हो, लेकिन डिविडेंड आपको ठीक ठाक देंगी। दूसरी तरफ अगर आप ग्रोथ साइड पे जाना चाहते हो तो एग्रेसिव स्टॉक्स होते हैं सारे, जिसमें मेटल आएगा पूरा, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये तरह की कंपनियाँ, JSPL, या फिर रियल स्टेट आएगा। ये सेग्रीगेशन आपको करना है। FMCG दोनों का ब्लेंड होता है, इनमें ITC डिविडेंड भी देता है और स्लो चलेगा भी, HUL डिविडेंड भी देगा, स्लो चलेगा भी। तो इस हिसाब से आपको ब्लेंड बनाना होगा, आप क्या चाहते हैं। आइडल पोर्टफोलियो के अंदर आप ये कर सकते हैं, कुछ डिविडेंड के स्टॉक, कुछ ग्रोथ स्टॉक रख लीजिए, ताकि आपको जब कभी बाजार ना चले, जैसा अभी हाल है, तो डिविडेंड आपको खुश रखेगा। जब कभी बाजार चलेगा तो अगर डिविडेंड नहीं भी मिलेगा तो शेयरों के दाम आपको खुश रखेंगे। तो आप ऐसी कॉल लीजिए। IT के कुछ चुनिंदा शेयर ले लीजिए जो बढ़िया डिविडेंड देते हो। ऐसे शेयर रख लीजिए जो लीडर हैं, क्योंकि लीडर कंपनीज यूजुअली अपने डिविडेंड भी देती हैं और ग्रोथ भी ठीक रहती है उनकी। तो उस हिसाब से अपनी कंपनियों का ब्लेंड या चयन करिए और बड़ा पोर्टफोलियो बना लीजिए। ओके, वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब का सवाल है बजाज ऑटो पर। त्रिपाठी साहब, कैश रिच ऑटो कंपनी है, 2 व्हीलर की जाइंट है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की। बढ़िया होल्डिंग वैल्यू भी है और बढ़िया कैश की वैल्यू भी कंपनी के अंदर। हैविंग सेड दैट, ये चलता कम है क्योंकि पूरा सेक्टर ही प्रॉब्लम में गुजर रहा है। चाहे आप TVS देख लें जहाँ आज ब्लॉक हुआ था, हीरो देख लें जो ईयर लो से थोड़ा घूमा है, आइशर देख लें, नंबर आने वाला उससे पहले प्रेशर में था, और अब बजाज भी देख लें। तो इस सेक्टर में ही थोड़ा भी सिचुएशन ख़राब है, लेकिन कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको समय दे सकते हैं तो ठीक ठाक पैसा बना देगा, लेकिन अगर समय नहीं दे सकते हैं तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन अदरवाइज़ ये सिनेरियो या ये साल आप इतना मान के चलिए कि बाज़ार में हर साल 2021 नहीं होता। 2021 कई सालों में एक बार आता है, जबकि बाज़ार में ज़ोरदार तेज़ी आती है, 50% अगेन आता है। तो जिस साल आप 2021 में नहीं हैं, वो साल में, या जिस साल को आप 2021 जैसा नहीं देख रहे हैं, उस साल में आप बढ़िया क्वालिटी के शेयर नीचे के दाम पे एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि जिस दिन वो 2021 जैसा साल दोबारा आएगा, वो 2000 जो इकट्ठे किए हुए शेयर हैं वो मल्टीपल टाइम ऊपर आ चुके होंगे। तो ऐसे सालों का इस्तेमाल एक्यूमुलेट करने के लिए करिए, और बाकी सालों का इस्तेमाल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई होता हुआ देखने में कर सकते हैं आप। तो ऐसा हर साल 10-12% बाजार चल जाए वही बहुत होता है, 17% चल जाए तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, जो बाजार के जब बड़े जानकारी मानते हैं। लेकिन अगर इस तरह के एग्जॉर्बिटेंट गेन आएंगे एक साल में, तो अगला साल थोड़ा सा ईज आउट होगा ही होगा। तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी तेज़ी पकड़ने का थोड़ा संभल रहा है बाजार। तो ऐसे संभलते बाजार में अच्छे स्टॉक है बजाज ऑटो, ऐसे इनको आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डीमार्ट का क्या करें अमित साहब? देखिए, जब वो 4,456 था तब भी महंगा था, और आज वो 3,000 रुपये पर तब भी महंगा है। तब भी मैंने एक ही बात बोली थी कि इसके पास बाजार में फ्लोट नहीं है छोड़ने के लिए, मेजर प्रमोटर होल्डिंग है, छोटे नंबर ऑफ शेयर है। तो जब फ्लोट नहीं है तो शेयर बेचिए कौन? प्रमोटर तो बेच नहीं रहे, फंड्स के पास जो है वो भी दबा के बैठे हुए हैं, तो बेचिए कौन? तो F&O में जब तक नहीं आएगा वो बिकेंगे नहीं। तो अभी बिना F&O में आए शेयर छूटा है, तो थोड़ी बहुत राइट साइजिंग हुई है। आप एक आर्टिकल ही पढ़िए, कंपनी के एक बड़े एग्जीक्यूटिव ने कुछ शेयर बेचे थे, कुछ अपनी पर्सनल एक्सपेंशन के लिए। तो आप ऐसे पैनिक में ना आए, ठीक कंपनी है सो फार। अगर आप कारोबार को 4,000 रुपये पर अट्रैक्टिव मानते थे तो 10,000 रुपये नीचे तो और अट्रैक्टिव हो गया ना आपके लिए। तो आप उस भरोसे को मत अड़े होइए, उससे बने रहिए उसके अंदर। और अगर आपको लगता है कि ख़राब है तो उस समय आप क्यों एंटर कर गए जब ख़राब था? तो बेटर है कि ठीक है, 4,456 दाम बुरा नहीं है। जब डीमार्ट वापस अपनी स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो ये नया हाई भी काट देगा। तो इसीलिए आराम से इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहिए। एज ऑफ नाउ सिचुएशन कंपनी के रिलेटेड बस एक ही है कि कंपनी वैल्यूएशन वाइज महंगी है, लेकिन अदरवाइज डीमार्ट खाली रिटेल कंपनी नहीं है, एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी भी है ऑटोमेटिकली। तो आप इस तरह से भी आप इसे देख सकते हैं। वो रियल एस्टेट डेवलप नहीं करती है लेकिन ओन करती है। तो डीमार्ट का बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है। एज ऑफ नाउ उसमें कोई फ्लॉ नहीं दिख रहा, लेकिन हैविंग सेड दैट एक ही कंसर्न है कि वो थोड़ा डिविडेंड नहीं देता एक, और दूसरा वैल्यूएशन महंगा है। तो इन चीज़ों को आधार मान के आप एटलीस्ट अभी तो बने रह सकते हैं इसके अंदर, और ऐड भी कर सकते हैं लोअर लेवल पर।
चन्ना साहब ने पारस डिफेंस को अवॉइड ही करिए, क्योंकि ये अभी भी कोई बहुत सस्ता हुआ नहीं है। इशू प्राइस 150 रुपये था, जहाँ मेरी याददाश्त कहती है 160 रुपये, वहाँ से लिस्ट हुआ 300 रुपये पे, फिर 3 दिन या 4 दिन या एक हफ्ते के अंदर ही 1200 पहुँच गया था, और 1200 रुपये का शेयर टूट के 700 रुपये आया है, 600 रुपये आया, 400 रुपये जो भी दाम है। तो अभी भी अगर आप नीचे से देखेंगे 3 गुना ऊपर है, और ऊपर से देखेंगे तो हाफ से ज़्यादा। तो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, नीचे वाला पार्ट भी देख लीजिए। कंपनी के नंबर उतना सपोर्ट करते तो बहुत अच्छी बात है। कोई IPO, इंडिगो पेंट्स, PB फिनटेक, कार ट्रेड, जोमेटो, सबकी हालत आपको दिख ही रही है क्या हो रही है। सभी अपने प्रीमियम को शेड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉर्बिटेंट प्रीमियम थे, और वो एग्जॉर्बिटेंट प्रीमियम शेड ऑफ होंगे, आज नहीं तो कल होने ही हैं। वो जब तक शेड नहीं होंगे पूरी तरह से, जब तक वो अपनी वैल्यू नहीं रियल दिखा देंगे, तब तक बाजार उनको कोई इज्जत नहीं देता, तवज्जो नहीं देता मार्केट में। अगर जोमेटो को और नायका को और पेटीएम को इतनी मार्केट कैप मिलना डिजर्व करता है, तो आप खुद ही समझ लीजिए TCS को क्या मार्केट कैप मिलना डिजर्व करता है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, रेवेन्यूज़ इतना है, मतलब प्रॉफिट इतना है, जरा उनके रेवेन्यूज़ नहीं है। उसके अलावा कैश रिच कंपनी है, बड़ा पुराना ग्रुप है, क्रेडिबिलिटी अपने सारे टर्मोइल्स में प्रूफ कर चुका है, तो उसको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि इनको ये वैल्यू मिल रही है, तो या तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या इनकी वैल्यू घटेगी। तो वो एडजस्टमेंट हो रहा है, होने दीजिए अभी। इसलिए मत जाइए इस तरह की किसी भी कंपनी में जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी को भी प्रूफ नहीं किया। 10 साल लगेंगे अभी इन कंपनियों को बाजार में रहने में। ऐसा तो है नहीं 1 साल के लिए कोई कंपनी लिस्ट हुई है, सालों के लिए लिस्ट होती है। तो टाइम दीजिए और अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, हिंदुजा ग्लोबल, सर ये भागा बहुत था यादव साहब, इसमें बहुत बड़ी तेज़ी के बाद आपने शायद पकड़ा है ऊपर के लेवल पे। इसमें होल्डिंग वैल्यू ज़्यादा है, होल्ड को ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम होता है। पहला तो प्रॉब्लम यही है इसके साथ। और दूसरा, बहुत बड़ा कोई बिजनेस में एज सच वो भी नहीं है कि एग्जॉर्बिटेंट ग्रोथ हो। तो अगर आपको ये ठीक ठाक दाम पर मिले, रीजनेबल प्रॉफिट मिले तो निकल जाए। लेकिन कभी भी ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने उस समय पर लिया है जब ये शेयर बहुत तेज़ी में था और बहुत चर्चित था। तो ऐसे समय पर जब किसी भी शेयर में चर्चा ज़्यादा हो और वो तेज़ी में हो, उसमें कभी मत जाइए। ध्यान रखिएगा ये बात, इसके लिए नहीं, किसी भी कंपनी के लिए। जो भी कंपनी चर्चा में हो, तेज़ी में हो, उसमें मत जाइए। मिसाल के तौर पे अदानी विल्मर अभी के लिए, क्योंकि बहुत चर्चा में और बहुत तेज़ी में है, ऐसी में आप फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब उसमें चर्चा नहीं हो और नीचे हो, तब उसमें जाइए। मिसाल के तौर पर जुबिलेंट फूड, उसमें चर्चा नहीं है और मंदी में है, तो ऐसे बढ़िया शेयर मंदी में आए तब उनमें जाइए। और घटिया शेयर या बढ़िया शेयर अगर तेज़ी में भी हैं तो उन्हें अवॉइड कर दीजिए। मंदी में जब मिलेंगे तब ले लीजिए, कहीं भी भाग रहा है वो। ओके, विच इज़ शॉर्ट टर्म के लिए अनुराग जी, मैं बाजार को ट्रैक नहीं करता था, मैं माफ़ी चाहूँगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर टाटा पावर और अदानी पावर में कंपैरिजन चाह रहे हैं तो फंडामेंटली टाटा पावर बेटर है। और ऑब्वियसली बात है, स्टॉक वाइज अदानी का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, टाटा पावर फंडामेंटली ज़्यादा बेटर है दूसरी ग्रुप कंपनी से। ओके, बजाज फाइनेंस 10,000 कब तक होगा? पता नहीं सर कब होगा, मैं तो नहीं बता सकता कब होगा। मैं क्या, शायद मेरे जैसे कई और लोग होंगे शायद ना बता पाए कब होगा, तो ऊपर वाला ही जाने कब होगा। लेकिन इतना पता है कि जिस तरह की कंपनी ग्रोथ मेंटेन कर रही है और जिस तरह की सिचुएशन दिखा रही है कारोबार को लेकर, कभी ना कभी हो ही जाएगा। ये मारुति, ये सब पहुंच जाएंगे उन लेवल्स पर। सर भाव के चक्कर में मत पड़िए कि 10,000 होगा तभी मैं बेचूंगा, या 2,000 होगा, या 8,000 होगा, या 9,000 होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो क्या होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें हैं कि नहीं, जब वो होगा या नहीं। आप इंतज़ार करेंगे कि मैं 2,000 आएगा तब लूँगा और 8,000 आएगा तब बेचूंगा। आपने 6,000 पे ले लिया और कल को 2,000 आ गया तो 2,000 पे और ले लीजिएगा, इतना ही भरोसा है तो। और अगर वो 8,000 जा रहा है तो 10,000 जाएगा तब भी आप कौन सा बेचेंगे? यही सोचेंगे कि नहीं 10,000 अभी तो और ऊपर जाएगा, तो कैसे बेच दूँ? सो बिजनेस पे पैसा डालिए, भाव पे नहीं। भाव बदलता है, बिजनेस ही बदलता है। वो हर क्वार्टर नंबर दिखाता है, उसकी सिचुएशन क्लियर होती है, तो आप उसको देखिए, भाव अपने आप फॉलो कर लेगा। तो कारोबार अच्छा दिख रहा है, अगर आपको बिजनेस बढ़िया है, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, तो आप उसमें आराम से पैसे डालिए और बैठ जाइए। फॉल आए और ले लीजिए, कहीं नहीं बंद हो रहा। बहुत ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक ज़माने में मुझे याद है 3,000 रुपये, 3,500 रुपये पे होता था। वहाँ से वो धीरे धीरे सरक के 14, 15, 17,000 तक भी गया था। शायद 12, 14,000 तो मैंने देखा था। फिर अब पता नहीं कहाँ है। लेकिन डिविडेंड भी देती है, चलती भी है, स्लो चलता है, बढ़िया कंपनी है। प्रोडक्ट आप सबको पता है कि वो क्या बनाती है। लाइकवाइज ब्लू डार्ट 1,600 रुपये में था एक टाइम पर, और उसके बाद उसने चाल दिखाई 7400 गया। वहाँ एक बोनस भी आया था, बोनस शेयर नहीं, बोनस डिवेंचर दिया था उन्होंने, 3 बोनस डिवेंचर थे। उसके बाद वो फिर नीचे आया
और फिर वापस घूम घाम के ऊपर 7,000 पहुंच गया। ये नंबर्स फॉलो कर रहे हैं उसके ग्रोथ को। तो लाइक वाइज जहाँ नंबर फॉलो करते हैं वहीं पे रहिए, उन कंपनियों में मत रहिए। और कोई भाव इंपॉर्टेंट नहीं है कि ब्लू डार्ट 10,000 होगा या 5,000 होगा या 2,000 होगा, मुझे भी नहीं पता कब होगा, लेकिन नंबर अच्छे हैं तो 20 भी होगा, 30 भी होगा, 50 भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इंडियन की ग्रोथ स्टोरी आप ऐसे समझ लिए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनियों के जितना मार्केट कैप लॉस होता है उतना इंडिया की टोटल कंपनी की मार्केट कैप है। अभी कितना स्कोप इंडिया में बाकी है उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। खैर ओके, शब्बीर एसआर के साहब पूछ रहे हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट क्या करें। सर होल्ड करिए फिलहाल, तो मुझे सच को इसमें दिक्कत दिख नहीं रही है। इस क्वार्टर के नंबर में लॉस ज़रूर आया था, लेकिन वो वन टाइम एडजस्टमेंट वाले लॉस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। बिजनेस में आज सच कोई लॉस नहीं है। इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी भी लोअर स्टैंड पर है, कल भी ब्याज दरों में कोई बदलाव हुआ नहीं, तो चांसेस थिनली लो हैं कि डिमांड अभी हिट होगी। और प्रोजेक्ट ठीक ही हैं, नए मैनेजमेंट आ ही रहे हैं, 12 तारीख को मीटिंग है, वो क्रूशल है। तो इन चीज़ों को आप देखते रहिए, समीकरण बनाते रहिए और उसके हिसाब से कॉल लीजिए। सो फार टेक्निकली 110, 120, 125 मुश्किल ही है जाना, लेकिन बाजार का ये जो एक रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। HDFC लाइफ एंड IRCTC, भावेश साहब HDFC लाइफ तो साउंड लेवल पर है सो फार, मतलब 600 रुपये के नीचे की जाने की बातचीत नहीं थी, लेकिन कल परसों में गया और एक पुल बैक के वापस 600 के ऊपर आ भी गया। इंश्योरेंस वाइज लार्जेस्ट मार्केट शेयर है प्राइवेट स्पेस में, और LIC के बाद सबसे बड़ा प्लेयर है। और कल परसों में जो आए हैं इंश्योरेंस के आंकड़े उसमें भी HDFC लाइफ का इंश्योरेंस बढ़कर आया प्रीमियम। एक चीज़ है कि इन्होंने 4500 करोड़ रुपए के आसपास के क्लेम सेटलमेंट किए हैं पिछले 9 महीने में, तो क्लेम सेटलमेंट की वजह से शेयर नीचे है, लेकिन जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ाया है वो प्रीमियम गोइंग फॉरवर्ड रियलाइजेशन बेटर करेगा। सेटलमेंट भले ही कंपनी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए कर सकती है, लेकिन प्रीमियम हर साल के लिए बढ़ गया है, तो वो कंपनी को गोइंग फॉरवर्ड बढ़िया हेल्प करेगा। तो सो फार तो इसमें कोई कंसर्न मुझे दिख नहीं रहा। रही बात IRCTC की, आज मैनेजमेंट से मेरी बातचीत भी हुई थी दोपहर 12 बजे, आप उसका वीडियो भी सुन सकते हैं। और उन्होंने बात साफ की कि कंपनी काम तो कर रही है, बट स्टॉक के लिए ये मुश्किल है कि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी और बहुत कम समय में वो तेज़ी दिखा चुका है, जो IEX के केस में हुआ, जो NBCC के केस में हुआ था। तो अब चांसेस ये हैं कि ये बहुत बड़ी तेज़ी और बहुत बढ़िया तेज़ी आगे शायद ही दिखाए। तो अभी तो नहीं, स्टीम निकल जाए उसके बाद शायद यहाँ कुछ होता दिखाई पड़े। दोनों में कंपेयर करेंगे तो HDFC लाइफ ज़्यादा बेटर पोजीशन पर है। चले फिलहाल इतने सवालों को मैं शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों से जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, वैलेंटाइंस डे के दिन, और तब तक के लिए हैप्पी वीक है और ध्यान संभल कर ट्रेड करें। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा फॉल है, ईज आउट होगा, वापस तेज़ी पकड़ लेगा, तो आप आराम से लोअर एंड पे बढ़िया क्वांटिटी शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। इसी नोट के साथ नमस्कार।